अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेकंड सेशन है हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, जो हमारी बैच 1 है। तो उसका ये सेकंड सेशन है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरनेट के बारे में, बेसिक्स ऑफ द इंटरनेट। पर आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वेब, जहाँ पर हमारी वेबसाइट्स रन होती है, हमारी वेब एप्स रन होती हैं, जिसके लिए आप ये कोर्स कर रहे हो बेसिकली। आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह आप सबको मजा आएगा और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज के वेब में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू, मतलब मैं बिल्कुल इजी करके आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी उसको भी काफी नॉलेज हो जाएगी इस बारे में। ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। शेयर हो जाए तो मुझे बता दीजिए। अच्छा, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? यस सर, आ रही है। ठीक हो गया। तो आज के सेशन में हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा हो सके मैं टॉपिक्स कराऊं, सर क्योंकि बहुत हमारे ज्यादा पास टॉपिक्स स्क्रीन नहीं आ रही। सबके साथ यही इशू है। नहीं आ रही स्क्रीन है। तो मेरे ख्याल से आ रही है। चलो ठीक है। जी सो सर, स्क्रीन आ रही है। ठीक ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर पूरे नहीं तो हाफ में आप लोगों को ये टॉपिक आज करा दूं, फिर हाफ फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं तो कहीं ओवरवेलमिंग ना हो जाए चीजें ना। सो आई विल ट्राई टू। चलें शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड वेब पे चलती हैं, जो कि पार्ट है इंटरनेट का। काफी लोग इंटरनेट और WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को कंफ्यूज कर देते हैं। ये दोनों अलग चीजें हैं। इंटरनेट एक मतलब ग्लोबल नेटवर्क है। कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, अब वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हो सकते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमें इंटरनेट मिलता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो इस ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी थी, तो मैंने सोचा आज आपको फिर से रिवाइज करा दी है। ठीक है, तो WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अगर आप में से किसी को नॉलेज हो, जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप लोग बता सकते हो कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। जी, कोई भी आप में से अगर बताना चाहे। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सर आपकी आवाज कट रही है। अब ठीक है आवाज, या अभी भी कट रही है? सर ठीक है, आवाज सही आ रही है। जी, तो बताएं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। किसी को पता हो तो बता दे, वरना मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को। पर मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि WWW उसके बारे में आपकी अगर कोई नॉलेज हो तो उसको शेयर करें। सर ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है वेब पेजेस का। बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है। और कोई? चले ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जैसे कि अजमल भाई ने बताया कि ये इंटरकनेक्टेड जो है सिस्टम है वेब पेजेस का। बिल्कुल सही बताया। तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। क्या कह रहा है कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है डिजिटल इंफॉर्मेशन का। डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो हमारे वेब पेजेस है वो कहाँ पर है? हमारे कंप्यूटर्स में। हमारे वेब ब्राउजर कहाँ पर है? हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये डिजिटल फॉर्म में होती है इंफॉर्मेशन जो हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट के ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। अब काफी लोग जो है वेबसाइट और वेब ऐप में कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन भी आगे जाके दूर दूर करूंगा आप लोगों की कि वेबसाइट और वेब ऐप में क्या फर्क होता है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज नहीं है। ठीक है, लगती दोनों सेम ही पर सेम चीज नहीं है।
दैट यूजर कैन एक्सेस यूजिंग वेब ब्राउजर। कि हम इनको कैसे एक्सेस करते हैं? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के बारे में बताया था क्या होता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंट सर्वर में मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में। तो वेब ब्राउजर हमारे क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट मारता है सर्वर को वेब पेजेस के लिए, ठीक है, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाए। द वेब enable global communication, information sharing and collaboration across diverse platform and devices। मतलब ये जो हमारा जो वेब का सिस्टम है वो हमें एनेबल करता है ग्लोबल कम्युनिकेशन, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू, वेब के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करके, जैसे कि विकिपीडिया है, विकिपीडिया पे मतलब आर्टिकल्स जो होते हैं उसको दुनिया का कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। इवन आप भी विकिपीडिया पे अपने आर्टिकल्स डाल सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब यही है, कोलैबोरेशन, मतलब आप उसमें कोलैबोरेट कर रहे हो विकिपीडिया के साथ। मतलब ये आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ विकिपीडिया की, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक सिस्टम है इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का या वेब डॉक्यूमेंट्स का। वेब पेजेस को हम डॉक्यूमेंट्स भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, जिनको कैसे एक्सेस करते हैं? वेब ब्राउजर्स के थ्रू, सर और इको कुछ हो भी रहा नहीं है है। वर्ल्ड वाइड। जी सर इको हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले। इको हो रहा है, सबके सर साथ वो ये इशू है? नहीं सर, ये हसान जो है ना, हसान उसका माइक ऑन है। आप माइक ऑफ कर लें तो इको नहीं होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ये? प्लीज माइक ऑफ कर लें। सर आई थिंक उसको पता नहीं है, आप उधर से कर लें। पता नहीं। तो बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, मतलब डॉक्यूमेंट्स का एक जाला है, आप समझे। वेब वेब क्या होता है? जैसे कि हमने मकड़ी का जाला देखा है, वो कैसा बना होता है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसी तरह हमारे जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? लिंक्स के थ्रू, जिसको हम हाइपर लिंक्स भी बोलते हैं। आपने विकिपीडिया पे देखी होंगी लिंक्स, वो जो एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से जोड़ती हैं। तो उसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मेरे पास VS कोड के अंदर एक फीचर है जहां पर मैं ब्राउजर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा wikipedia.org शायद, ठीक है। तो ये विकिपीडिया खुल गया है। अभी यहाँ पर लिखता हूँ मैं www, क्या मसला हो रहा है, लिख नहीं रहा इस पे, www। ये दिख रहा है आपको ब्राउजर? यस सर दिख रहा है। मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे ये रहा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज द वेब, इसको वेब भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबलिंग इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड ओवर द, वही जो बातें मैं कर चुका हूँ। मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को बताऊं कि ये हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। हाइपरलिंक्स ये है भाई, ये देख रहे हो, ये लिंक्स बनी हुई है कि इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज पे चले जाऊंगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम के पेज पे चला गया। दिस इज लिंक। हाइपरलिंक या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का आपने सुना होगा। तो हाइपरटेक्स्ट का जो वर्ड है ना वो यहीं से आया है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्लिकेबल लिंक्स है। ये क्लिकेबल लिंक क्या कर रही है? एक पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़ रही है। तो वेब क्या है? वेब यही सिस्टम है ना। वेब तो यही पूरा सिस्टम यही है कि वो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जोड़ के रखती है। इसी को ही वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। और ये क्यों करते हैं? ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, लाइक दिस। देखें, ये पता नहीं बिजनेस इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। हमारे काम की तो नहीं है, पर होगी ना किसी ना किसी के काम की इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये हमारे काम की है, ठीक है। सो वर्ल्ड वाइड वेब हमें जो है हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को शेयर करने में विथ हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स, ठीक है। हाइपरलिंक्स, इनको हाइपरलिंक्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब हिस्ट्री देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो ये वेब आप यूज कर रहे हो, उसकी हिस्ट्री आपको पता है? सो वर्ल्ड वाइड वेब जो प्रपोज की थी सर टिम बर्नर्स ली ने की थी 1999 में, 1989 में, ठीक है। वाइल वर्किंग एट CERN। अब CERN क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर रिसर्च या फिजिक्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप के अंदर। इसकी यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप इसको देखेंगे। इट बिकम पब्लिकली अवेलेबल इन 1991। क्योंकि 1991 इसलिए करें क्योंकि HTML आई थी, और HTML की वजह से ही ये हम उसको वेब को एक्सेस कर पा रहे थे, उसके डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि अवेलेबल है 1991। वरना इसका जो आइडिया प्रपोज हुआ था वो 1989 में हो गया था, पर 2 साल के बाद फिर टिम बर्नर्स ली ने ही HTML को बनाया था। टिम बर्नर्स ली ने HTML को बनाया था, ठीक है। मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डिजिटल एरा।
The web revolutionized the way and access and share information, leading to unprecedented growth in online activities, business and social interactions. अब ये कहना चाह रहा है कि मतलब जब ये वर्ल्ड वाइड वेब आया ना तो उसने मतलब रेवोल्यूशनाइज कर दिया हर चीज को कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। पहले ये एकदम फिजिकल हम खत लिख रहे होते थे, किसी को अगर इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो तो पोस्ट ऑफिस पे हमें जाना पड़ता था, ये वो उनको फिर वो पोस्ट होके जाती थी। अब इंटरनेट क्या करते हैं, इंटरनेट ने वेब के थ्रू वो सारा काम आसान कर दिया है और उसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो सर टिम बर्नर्स ली को जाता है। ये याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई वेब का बानी कौन है। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी बोला जाता है सर टिम बर्नर्स ली को, जिन्होंने HTML को भी बनाया, जिन्होंने URL को भी बनाया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विडेटर, जो हम आगे देखेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये दिस इज कॉल्ड URL। ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। इसके बाद देखते हैं कि भाई बता रहे हैं कि CERN के बारे में बता रहे हैं कि CERN शॉर्ट फॉर्म यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, के ये न्यूक्लियर रिसर्च की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बता रहा है। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ पर टिम बर्नर्स ली काम किया करता था, एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है टिम बर्नर्स ली, जिसने WW जो वर्ल्ड वाइड वेब है बनाई थी, आइडिया प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये पूरा राम कहानियां लिखी हुई के द आइडिया ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग से, मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए पूरी दुनिया वहां पर अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर सके, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर, अपनी रिसर्च को शेयर कर सके और लोग उन रिसर्च में कोलैबोरेट कर सके। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये लिखा हुआ है अ सिस्टम दैट वुड अलाउ रिसर्चर्स टू एक्सेस लिंक एंड शेयर इंफॉर्मेशन इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि भाई टिम बर्नर्स-ली ने क्या क्या किया था। तो 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज जो है सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। उसमें से सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट HTML, जो हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके बगैर वेब समझे चल ही नहीं सकती, 3 कंपोनेंट के बगैर, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सबसे मेन कंपोनेंट है जो किसने इजाद किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। ये एक मार्कअप लैंग्वेजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्या चीज थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड मतलब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती है कि आप कम्युनिकेशन करोगे कैसे इंटरनेट पे। ठीक है, इंटरनेट के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो TCP/IP होता है। ठीक है, TCP जो प्रोटोकॉल है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके लिए वो यूज करते हैं। पर वेब ब्राउजर और क्लाइंट, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है HTTP के थ्रू। ठीक है, ठीक है, HTTP क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, ये कम्युनिकेशन करने में मदद करता है किसके बीच में, हमारे ब्राउजर और सर्वर के बीच में। ठीक है, HTTP इज अ प्रोटोकॉल डिजाइन्ड बाय बर्नर्स-ली टू फैसिलिटेट, एक मिनट इसको थोड़ा साइड पे कर लूं, थोड़ा स्पेस आ जाए। ठीक है, HTTP क्या है, is a protocol designed by Berners-Lee to facilitate communication between web browser and web servers। ये देखें, कोई भी पूछे ना भाई TCP/IP या HTTP के बीच में फर्क क्या है, तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि दोनों सेम ही है। दोनों सेम नहीं है। TCP जो यूज होता है वो इंटरनेट पे जो डिवाइसेस होती है, क्योंकि इंटरनेट क्या ग्लोबल मतलब कनेक्शन है, ऐसा समझे कि मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, जो हम लास्ट क्लास में भी बड़ी इन डेप्थ चीजें पढ़ चुके हैं। तो तो HTTP क्या करता है, ये वेब के ऊपर काम करता है और ये क्या करता है, ये वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें हमें हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि भाई आपको कम्युनिकेशन करना कैसे है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना वो हमें HTTP बताता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट का वर्ड देखो, यहाँ पर भी वर्ड यूज हो रहा है। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या, ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो लिंक आपको दिख रही है ना, इससे इससे आया है ये हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इसको बोलते हैं कि ऐसा टेक्स्ट जिस पे हमने लिंक लगा दी हो, जिस पे क्लिक करें तो वो दूसरे पेज पे मिले जाए। ठीक है, सिंपल इसका हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स, इट एनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ वेब रिसोर्सेज का वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, देखो। ठीक है, सच एज HTML डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस फ्रॉम सर्वर्स टू क्लाइंट, वाइस वर्सा। ठीक है, इसके बाद जो सर टिम बर्नर्स-ली की जो इजाद थी वो थी URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहते हैं URL।
जो आप लिखते हो ना google.com, facebook.com, youtube.com, ये बेसिकली क्या है, यूआरएल है। एक होते हैं यूआरआई, ठीक है जी। अनीस भाई, आपका कोई सवाल है? सर हाइपर टेक्स्ट का मतलब आपने बता दिया मुझे। हाइपर टेक्स्ट के बाद जो आता है ना मार्कअप, उसका मतलब एक्सप्लेन करें। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप अभी असल में वो हमारा टॉपिक है नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। ये एचटीएमएल का पार्ट है। मार्कअप हम उन टेक्स्ट को बोल रहे होते हैं जो एचटीएमएल में हम टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं ना, उसको हम कह रहे होते हैं। जैसे कि इमेज का टैग हो गया, ठीक है, मार्कअप उसकी वजह से इसको कहा जाता है। ये मार्कअप कहलाते हैं बेसिकली। जी, और कोई सवाल है आपका? ठीक हो गया। यूआरएल क्या करती है? ये यूआरएल देखें, जिसमें इसके 3-4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करें, तो इसके लिए हम यूज करते हैं HTTP। ये HTTPS जो है वो सिक्योर के लिए यूज होता है। वो HTTP जो, अगर आप सिर्फ HTTP का यूज करोगे ना, तो उसमें ये होगा कि आपका डेटा प्लेन जाएगा, मतलब उसको बीच में से कोई भी नेटवर्क में से एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करके आपके जो इंफॉर्मेशन आपने भेजी, मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे लॉग इन कर रहे हो और फेसबुक ने HTTPS यूज नहीं किया हुआ है, मतलब ये जो एस है इसको बोलते हैं सिक्योर, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो वही चीज, पर ये जो एस जो आ रहा है ना, वो सिक्योरिटी के लिए आ रहा है यहाँ पर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। ये क्या करता है कि ये आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का क्या मतलब है कि ऐसी फॉर्म में आपके डेटा को कन्वर्ट कर देना कि जो दूसरा बंदा इसको पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। मतलब आपने ऐसी लैंग्वेज में इसको कर दिया है इसको, जैसे कि मोर्स कोड होते हैं, सिर्फ जिसको पता होगा मोर्स कोड के बारे में वही पढ़ सकता है। तो उसमें ये होता है कि इसमें कीज होती हैं, ठीक है। एक चाबी से ताला बंद होता है, दूसरी चाबी से ताला खुलता है। यहाँ पर ऐसा सीन चलता है, ठीक है। सेम चाबी वाले भी ताले होते हैं, ठीक है, जैसे हम अपनी दुनिया में यूज कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स होती है सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी की साइड में मैं चले जाऊंगा, पर मैं वहां जाना नहीं चाहता। पर ये भी चीज मतलब एग्जिस्ट करती है, और आजकल हर वेबसाइट जो है वो HTTPS यूज करती है। उसकी वजह ये कि गूगल ने बड़ा बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है कि भैया अगर आपकी वेबसाइट HTTPS नहीं है, तो हम जो है इसको अपनी वेब सर्च इंजन में बहुत कम रैंकिंग देंगे, या तो रैंक करेंगी, ठीक है। तो या भी ये मैंडेटरी हो गया कि भाई आपको ये सर्विस जो है उसको लेना ही लेना है, ठीक है, ठीक है। इसको हम SSL सर्टिफिकेट के थ्रू ले रहे होते हैं। SSL सर्टिफिकेट आप सर्च करोगे तो उसमें आएगा। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये होता है अपना जो डोमेन का नेम होता है, डोमेन का नेम, ठीक है। उसके बाद एक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है पोर्ट नंबर, और उसके बाद हमारे ये जो होते हैं क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज द वेब एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। कि ये हमें हेल्प करता है वेब के ऊपर। अब वेब तो क्या है? इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा जाला है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो सारे वेब पेजेस से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, पर हम पहचानेंगे कैसे यार ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे कैसे मिलेगा? तो ये उसके लिए हम यूज करते हैं ये यूआरएल का, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होगी। यूआरएल्स प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर एंड वेब ब्राउजर टू एक्सेस स्पेसिफिक वेब पेजेस। मतलब जो हमें चाहिए सिर्फ वो वेब पेज हमें मिल सकता है जिसके लिए हमने वो यूआरएल लगाई है, ठीक है। वेब पेजेस वो फाइल भी हो सकती है, हम जो फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, क्लिक करते हैं भाई डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, तो उसके पीछे भी यूआरएल होती है, ठीक है। वो फिर फाइल हमारे पास आ जाती है। और अदर रिसोर्सेज होस्टेड ऑन द वेब सर्वर, जो आप और रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जो कि किसी भी वेब सर्वर पे होस्ट हुए हैं, ठीक है। यूआरएल कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट दैट डिफाइन द लोकेशन एंड टाइप ऑफ रिसोर्स बीइंग रिक्वेस्टेड। Here an explanation of different part of URL with example, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि भाई सबसे पहले इसमें हमें बताया कि स्कीम या प्रोटोकॉल के ये प्रोटोकॉल डिफाइन होता है, और प्रोटोकॉल हम क्या यूज करते हैं? HTTPS यूज करते हैं, ठीक है। इसको स्कीम भी बोलते हैं, इसको प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि इनक्रिप्टेड द कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। ये HTTPS के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसके बाद डोमेन का नेम होता है जिसको हम होस्ट भी कह रहे होते हैं, ठीक है। द डोमेन इज द एड्रेस ऑफ द सर्वर वेयर द रिसोर्स इज होस्टेड। मतलब ये एड्रेस है उस सर्वर का, ठीक है,
जहां पर हमारे रिसोर्सेज, हमारी फाइल्स या हमारे जो वेब पेजेस है वो स्टोर है। इन दिस एग्जांपल www.example.com is the domain. The domain is also referred as the host name and used to look at the server's IP address. IP एड्रेस मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। ये बेसिकली जब हम google.com लिख रहे होते हैं, ये बिहाइंड द सीन एक IP एड्रेस में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर है वो www.google.com को वो समझता नहीं है, उसके लिए उसको IP एड्रेस चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर सिस्टम का एक IP एड्रेस होता है, डिफरेंट होता है। तो ये गूगल के जो सर्वर्स हैं जहाँ रखे हुए, उनका भी एक IP एड्रेस होगा। तो ये उसके बारे में बता रहा है। अलाउइंग द ब्राउजर टू कनेक्ट टू दी करेक्ट सर्वर, मतलब करेक्ट सर्वर के लिए हमें करेक्ट IP एड्रेस चाहिए होता है। वो कहाँ से आते हैं? डोमेन नेम से। और डोमेन नेम रिजोल्व होता है DNS के थ्रू, जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद पोर्ट नंबर होता है, जो हमें दिखता नहीं है। अब इसके पीछे जो एक पोर्ट नंबर भी लगा होता है यहाँ पर ऐसे। अगर मैं 80 लिख के इसको एंटर करूंगा तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए होगा IP एड्रेस, क्योंकि IP एड्रेस के साथ ही पोर्ट कनेक्टेड होता है। पोर्ट कनेक्ट होता है IP एड्रेस के साथ, ठीक है। IP एड्रेस का होना लाजमी है। तो हम देखते हैं इसका IP एड्रेस। ठीक है, मैं लिखता हूँ NS लुकअप। अभी कमांड प्रॉम्प्ट मैंने अपने इस पे खोल दिया है, VS कोड पे NS लुकअप, और लिखूंगा google.com। तो आप देखिएगा ये मुझे उसका IP एड्रेस दे देगा, उसके सर्वर का, मतलब उसके कंप्यूटर का, जहाँ पर वो स्टोर्ड है इसका वेब पेज। NS लुकअप google.com, ये इसका देखें, ये IP एड्रेस उसका सर्वर का, जहाँ पर गूगल का जो वेब पेज है वो स्टोर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर मैं जैसे इसको एंटर करूंगा तो आप देखना गूगल का पेज खुल जाएगा। ये देखें, आगे गूगल का पेज। ये क्यों आया? क्योंकि यही IP एड्रेस है जो हमारे गूगल का वेब पेज है, उसी सर्वर पे स्टोर्ड है। ये सर्वर, उस सर्वर का IP एड्रेस है। अब अगर मैं इसके पीछे पोर्ट नंबर नहीं भी लगाऊं ना, तब भी ये काम करेगा, क्योंकि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट नंबर इसके साथ अटैच कर देता है, जिसको हम कहते हैं 80। अब देखिए, मैं एंटर करूंगा तो ये गूगल का पेज ही मुझे खोल के देगा। देखा, वही हुआ जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं 80 नहीं भी लिखूं ना, ये पोर्ट नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर क्या होते हैं? ठीक है, पोर्ट नंबर, द पोर्ट नंबर स्पेसिफाई द कम्युनिकेशन एंड पॉइंट ऑन द सर्वर वेयर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल। इन दिस example 8080 is the port number. If no port is specified, the default port for the given scheme या domain is used 80 for HTTP and 443 for HTTPS। कि अगर कोई आप पोर्ट नंबर नहीं बताते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने 80 नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर उसके साथ 80 अटैच कर देगा। वो आपको दिखेगा नहीं, पर उसके साथ अटैच कर देगा। तो ऐसे मल्टीपल पोर्ट नंबर्स होते हैं, और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 65,500 आई थिंक, यहाँ तक उसकी रेंज होती है। उसके डिफरेंट पर्पज होते हैं। अब 80 का जो पर्पज है वो है वेब सर्वर के अंदर वेब पेजेस को ढूंढ के लाना। ये HTTP के साथ यूज होता है, ठीक है। ये हमारे जो HTTP है उसके साथ यूज होता है। वैसे ही FTP आपने सुना होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या STMP जो हम ईमेल वगैरह के लिए यूज कर रहे होते हैं। ये भी सर्विसेज है, लाइक वेब, ये भी सर्विसेज है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, या इसके अलावा जो है STMP या SMTP, ऐसा ही कुछ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बेसिकली उनके भी अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर सर्विस को उस सर्वर के अंदर ढूंढने में। अब सर्वर में तो मल्टीपल चीजें होंगी ना, तो उन मल्टीपल चीजों में से मुझे कौन सी चीज चाहिए वो मुझे पोर्ट नंबर लाके देंगे, ठीक है। तो अगर मुझे गूगल का पेज चाहिए तो मुझे लगाना पड़ेगा 80 पोर्ट नंबर, तब जाके मिलेगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर उसके पीछे लगा देता है। तो दिस इज पोर्ट नंबर। इसके बाद उसकी जो पार्ट्स होते हैं, इसके बाद ये पाथ होता है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब पाथ होता है, इसको सब डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेरी पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेरी, क्या आप चाहते हैं क्या उस सर्वर में आप जो रिसोर्सेस हैं उसमें से कौन सा रिसोर्स आप चाह रहे हो, ठीक है। अब सर, मिसाल के तौर पे जी जी सर आपका स्क्रीन बहुत स्लो चल रहा है सर, आप जो बोल रहे हो स्क्रीन बहुत पीछे जा रहे हैं। स्क्रीन पीछे जा रहा है, पता नहीं क्यों। इंटरनेट भी सही चल रहा है मेरा, शायद आपके पास इंटरनेट को कोई मसला हो। सबके साथ यही इशू आ रहे हैं, सिर्फ अजमल भाई के साथ? सर ये सही कह रहे हैं सर, ये जो वीडियो जो है आपकी वो थोड़ी लेग मतलब वो उसमें चल रही है, ऑडियो आपका पहले आ रहा है। आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इंटरनेट तो मेरा बिल्कुल सही चल रहा है, इंटरनेट पे तो कोई भी हो।
ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसको स्लो रखूं। ठीक है, अब एक गूगल का वेब पेज आ गया मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, उसका पोर्ट नंबर या उसका डोमेन दे दिया मैंने, उसका सॉरी आईपी एड्रेस दे दिया उसके सर्वर का, और ये भी बता दिया कि यार मुझे गूगल का वेब पेज चाहिए। तो वेब पेज के लिए हम कौन सी पोर्ट नंबर यूज करते हैं या कौन सी सर्विस यूज करते हैं, वो है मैं जैसे एंटर करूंगा तो आप देखना गूगल का पेज मेरे पास खुल गया। ठीक है, खुल गया। अब मुझे गूगल के सर्वर में से या गूगल के पेज में से कौन सी चीज चाहिए, मैं लिखता हूँ भाई www, मुझे www की सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एंटर करूंगा तो आप देखना, ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पर। यहाँ से आपकी क्वेरी पैरामीटर शुरू होते हैं। क्वेरी पैरामीटर्स, क्या आप क्या क्या सर्च कर रहे हो, कि मुझे ये जो है ये क्वेरी चाहिए, ये क्यू जो है ये क्वेरी के लिए यूज होता है। ठीक है, ये ww इस क्यू के अंदर जाके स्टोर होती है। फिर ये क्यू जो है हमें ये सर्वर को बताता है कि भाई इस बंदे को चाहिए क्या, क्योंकि तो गूगल पे तो बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारा कंटेंट है गूगल पे। गूगल एक सर्च इंजन है जो काफी वेबसाइट्स को अपने सर्वर पे स्टोर करके रखता है, उनके जो एड्रेसेस को, उनके वेब एड्रेसेस को, ताकि यूजर्स वहां पे सर्च करके उसको निकाल पाए। तो आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं वो जाके क्वेरी पैरामीटर में जाके वो स्टोर होती है। फिर वहां से आपको वो डेटा, स्पेसिफिक डेटा आपके पास आता है। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ पाकिस्तान, तो आप देखना यहाँ पर क्यू को देखना, क्यू इज इक्वल टू पाकिस्तान आ जाएगा। देखना, यहाँ छोड़ो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं सिर्फ इसको चेंज करता हूँ www। आप देखना नीचे इस बक्से में पाकिस्तान लिखा आ जाएगा, पाकिस्तान। अब जैसे एंटर किया मैंने, जैसे ही एंटर किया ये देखे पाकिस्तान आ गया खुद ब खुद। मैंने कुछ भी नहीं किया, नीचे इस डब्बे में कुछ नहीं लिखा, पर ऑटोमेटिक गूगल वालों ने यहाँ पर पाकिस्तान लिख दिया, क्योंकि अब मैंने क्वेरी पैरामीटर ही पाकिस्तान, तो देखे डेटा भी पाकिस्तान के हिसाब से ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें या ऊपर ऊपर से जा रही है? सर इसकी समझ नहीं आई, ये जो पाकिस्तान का आपने बोला। ये क्वेरी पैरामीटर, यस सर। ठीक है मैं बताता हूँ दोबारा। ठीक है, मैंने क्या किया, वेब ब्राउजर को बोला कि भाई मुझे गूगल का पेज लाके दो। सबसे पहले वेब ब्राउजर गया, उसने रिक्वेस्ट मारी, सर्वर के पास गई, सर्वर से जो है गूगल का पेज मेरे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ गूगल के अंदर में, उस सर्विस के अंदर, गूगल की जो सर्विस है उसके अंदर में मुझे एक पर्टिकुलर एक डेटा चाहिए। मैं चाहता हूँ यार मुझे पाकिस्तान का डेटा लाके दे दो, क्योंकि गूगल पे तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा है, तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान का डेटा चाहिए। तो जो पाकिस्तान का डेटा मैं लिख रहा हूँ वो मेरी क्वेरी है, और वो क्वेरी जाके क्वेरी पैरामीटर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, ये देखें, ये क्वेरी, इसको क्यू को हम क्वेरी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी की वजह से जो है हमें सिर्फ पाकिस्तान का ही डेटा हमें गूगल हमें शो कर रहा है। अब देखिए सिर्फ पाकिस्तान का डेटा मेरे पास आ रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आपको इंडिया या नहीं दिखेगा, सिर्फ पाकिस्तान दिखेगा। और अगर मैं मल्टीपल पेजेस पे भी जाता जाऊँ ना, अगर मैं फोर्थ पेज पे भी जाऊँ तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान का डेटा मिलेगा। ये देख, पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि मैंने मांगा ही पाकिस्तान के बारे में डेटा है। तो आप जो चीज मांग रहे हो उसको हम क्वेरी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वेरी। ठीक हो गया, समझ में आ गया आपको? ये थोड़ी एडवांस चीजें मैं समझ सकता हूँ, इतनी जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा तो उसको बार बार देखिएगा, तो ये कि आपको समझ में आ जाएगी। और मैंने कोशिश की जितना इजी होकर समझा सकूं, मैंने समझाने की कोशिश की आपको। जी, कोई किसी को कोई सवाल यहाँ तक? क्लियर है सर। ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट एवर वेबसाइट के, फर्स्ट एवर वेबसाइट थी क्या, टिम बर्नर्स ली ने ही सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी। जब वो उन्होंने जो है सबसे पहला वेब ब्राउजर भी टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, जिसको हम नेक्सस ब्राउजर बोलते हैं। नेक्सस ऊपर लिखा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं नेक्सस के बारे में। अगर मैं यहाँ सर्च करूँ, मैं लिखूँ नेक्सस ब्राउजर, तो आप देखना यहाँ लिखा होगा कि भाई ये टिम बर्नर्स ली की इजाद है। ये देखा, इसको पहले वर्ल्ड वाइड वेब भी बोला करते थे। ठीक है, फिर इसको रीनेम कर दिया गया नेक्सस से। ब्राउजर एडिटेड, और ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने, जो कि फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक हो गया, और सबसे पहली वेबसाइट भी इन्होंने बनाई थी। ये रही उसका लिंक। अगर मैं इसको ओपन करूं, अगर मैं इसको ओपन करता हूं इस वेबसाइट को, तो आप देखेंगे ये वेबसाइट दिखती कैसे है। ये देखिए, ये थी हमारी सबसे पहली वेबसाइट। देख रहे हैं आप, देख रही है सबको? यस हेलो, सर। सबसे पहली जो सर, वेबसाइट थी,
सबसे पहली वेबसाइट हमारी ये थी। देखो कितनी मतलब गंदी सी है क्योंकि तब CSS थी नहीं। CSS क्या करती है, वो डिजाइनिंग में काम आती है, वो टेक्नोलॉजी वेब की वो हमारी डिजाइनिंग में काम आती है, तब थी नहीं। तो उन्होंने जैसा का तैसे अभी भी इसको वैसा ही रखा हुआ है जैसा उन्होंने बनाया था। तो जब ये शुरुआती टाइम की बात बता रहा हूँ, शुरुआत में वेब सर ऐसी हुआ करती थी। जी जी, हेलो जी, किस तरह सर स्क्रीन पर नहीं आ रहे, आपकी स्क्रीन पे तो स्क्रीन आ रहा रुकी है। हुई आ रही है। मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ, एक मिनट। मुझे ये बताओ सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऊपर से तो बातें नहीं जा रही ना। जी सर आ रहा है। अब दिख रही है, अब दिख रहा है। जी सर अब दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली वेबसाइट जो थी ना वो ये थी। देखिए कितनी मतलब वो अगली सी वेबसाइट है, कुछ कलरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल की वेबसाइट आपने देखी होंगी कितनी खूबसूरत है। मिसाल के तौर पे मैं जो है यहाँ लिख देता हूँ w3schools.com। ये देखें कितनी खूबसूरत सी वेबसाइट है, इसको भी विजिट किया करें। यहाँ को सीखने को वेब डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अच्छी वेबसाइट है सीखने के हवाले से। ये देखिए कितनी प्यारी वेबसाइट है, कितने अच्छे अच्छे कलर्स इसको दिए हुए हैं। तो ये किसका कमाल है? CSS का कमाल है। और तब CSS थी नहीं, 1991 की बात बता रहा हूँ। 1991 में इसको बनाया था। किसने बनाया था? सर टिम बर्नर्स-ली ने, जो कि फादर है इन सारी चीजों का। ठीक है, HTML का भी फादर वही है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो आप ये वेब यूज कर रहे हो उसका भी फादर यही है। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये क्या है? ये हमारी हाइपरलिंक्स है। दीज आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखना आप द वर्ल्ड वाइड वेब। अभी ये सर टिम बर्नर्स-ली वाले बता रहे हैं द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वाइड एरिया hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents। के मतलब ये एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया है जहां पर पूरी दुनिया से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है और कोई भी वहां पर जो है अपना जो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। ये क्या है? यूनिवर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, मतलब इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये है कि मैं यार इस लिंक पे क्लिक करें, इस हाइपर लिंक पे क्लिक करके मैं दूसरे पेज पे चला गया। अब ये पेज हट चुका है यहाँ से तो मैंने दिखा रहा है। ये देखिए मैं अगर इस पे जाऊंगा हाइपर मीडिया पे, तो हाइपर मीडिया के पेज पे मतलब ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन ही है ना मेरे पास, ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो ये कैसे मुमकिन मुमकिन हुआ है? हाइपर लिंक्स के थ्रू। अब ये देखें हाइपर टेक्स्ट के बारे में बता रहे हैं। ये कौन बता रहे हैं? जिन्होंने इन चीजों को बनाया है, ये उनकी तरफ से। हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट विच इज नॉट कंस्टेंट टू बी लीनियर। मतलब लीनियर ये सीधा साधा टेक्स्ट नहीं है जैसे ये लिखा हुआ है। हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट। मतलब क्या कह रहा है? ये कोई सादा टेक्स्ट मत समझो इसको, ये ऐसा टेक्स्ट है जो कि लिंक करता है एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ। जैसे कि ये मैंने इस पे क्लिक किया, ये एक टेक्स्ट ही है ना, ये क्या टेक्स्ट ही तो लिखा हुआ है, इसके ऊपर बस ये लिंक्स लगा देंगे पर ये है तो टेक्स्ट ना। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरा टेक्स्ट आ गया। तो वही बात बता रहा है कि हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट व्हिच कंटेन लिंक टू द अदर टेक्स्ट। अब लिंक क्या है? वही टेक्स्ट ही है पर उसके ऊपर लिंक लगा दी है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय टेड लेंसन। ये मतलब ये जो हाइपर टेक्स्ट का जो टर्म दिया था वो दिया था टेड नेल्सन ने 1965 में। अब उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम हमारा काम नहीं है उसमें। Hypermedia is a term used for hypertext which is not constrained to be text. It can include graphics, video, sound, for example। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आप वीडियो के अंदर भी अपनी लिंक्स लगा सकते हो, साउंड के अंदर भी, साउंड के अंदर नहीं लगा सकते फिलहाल, पर पिक्चर्स के अंदर भी आप अपनी लिंक्स लगा सकते हो। आप पिक्चर पे क्लिक करते हो वेबसाइट दूसरी खुल जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, वीडियो पे यूट्यूब पे आप देखते होगे वो रिकमेंडेड वीडियोस आ रही होती हैं उसके ऊपर, जब वो वीडियो एंड होने वाली होती है वो भी तो लिंक्स होती है ना वो। तो ये सारा कमाल हाइपरलिंक्स का है। और हाइपरलिंक के थ्रू ही सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, पूरा जाला, इसलिए वेब को पूरा जाला कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ उन्होंने कनेक्शन बनाया हुआ है। अगर हम इसको देखें ग्राफिकली देखें www को, सॉरी google.com पे देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो है, मैं लिखता हूँ सॉरी www। ठीक है, और मैं आया इमेजेस पे तो आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इट्स लाइक अ जाला, मकड़ी का जैसे जाला होता है, जैसे स्पाइडर वेब होता है ना। स्पाइडर वेब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए
कनेक्टेड सारे एक दूसरे से। उसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वर्ल्ड वाइड डायग्राम देखते हैं, शायद आ जाए। ये देखो पूरा जाला बना हुआ है, देख रहे हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। ये नहीं दिख रही होगी, वो छोटी सी इमेज है, पर इससे आइडिया आपको हो रहा होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। सिंपल कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का एक जाला बना हुआ है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वर्ल्ड वाइड वेब तो अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। क्लियर है सबको? कोई सवाल हो तो पूछ लो। मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू को ये बात क्लियर होनी चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, एक टॉपिक पे इतना ज्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ। समझ में आ गया या नहीं? कुछ बोलो तो सही। जी सर। जी सर। ठीक है यार, जी बोला सर। करो, ऐसे मजा आता है, इंटरेक्शन रखा करो। ठीक है, अब चौथा 3 टॉपिक्स हमारे हो गए। मेन टॉपिक जो थे हमारे, हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये मैंने बता दिया पूरा कि एक जाला है। उसके बाद उसकी हिस्ट्री बताई कि टिम बर्नर्स-ली ने सारी चीजें को इजाद किया था। उसके बाद फर्स्ट एवर वेबसाइट भी मैंने दिखा दी कि पहली वेबसाइट जो थी वो कैसी दिखती थी। अब आते हैं इस पे वेब 1, वेब 2, वेब 3। आपने सुना होगा तो कि वेब 3 का जमाना आ गया है, अभी वेब 3 आने वाला है, वेब 3 चल रहा है। मतलब काफी लोगों की बातें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बातें होती हैं लोगों की ना। तो अभी हम जो जी रहे हैं वो वेब 2 के जमाने में जी रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, वेब 3 का जमाना अभी तक नहीं आया, वेब 3 का जमाना अभी आएगा। ठीक है, वेब 3 को हम सिमेंटिक वेब भी बोल रहे होते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, मेरा लैपटॉप जो है वो बंद ना हो जाए, मैं चार्ज पे लगा दूं उसको। 1 मिनट बस। तो आई एम बैक। और यार कोई जाए नहीं, कोई भी नहीं जाए, क्योंकि जो है मैंने अटेंडेंस का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो अटेंडेंस का फॉर्म फिल करके ही जाइएगा। ठीक हो गया? सो मैं पता नहीं कहाँ पर था। हाँ, वेब 3 के बारे में बता रहा था कि वेब 3 को सिमेंटिक वेब भी बोलते हैं। तो सिमेंटिक क्या होता है वो भी देखेंगे। पर बहरहाल वेब 1 क्या है, वेब 2 क्या है, वेब 3 क्या है, कोई आप में से कोई बताना चाहे, किसी को भी पता हो? अनीस, अजमल, हमजा, आप में से कोई बताना चाहे कि वेब 1 क्या है, वेब 2 क्या है, या इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको आती तो बताओ जी। सर वेब 1 तो उस तरह की थी ना जिसमें कोई स्टाइलिंग नहीं थी, मतलब एक पेपर से थे, रिसर्च पेपर टाइप कुछ वेबसाइट हद तो। तक आप सही हो। नहीं मतलब फर्क क्या है दोनों में, वेब 1 और वेब 2 में फर्क क्या है? वेब 2 की वेबसाइट वेब भी मैं आपको जो है विदाउट सीएसएस बना के दिखा सकता हूँ, वेब 2 की वेबसाइट। लेकिन वेब 2 में ये थी ना कि एक यूजर का इंटरेक्शन था उसमें, जी, इन्वॉल्वमेंट। यही बात, बिल्कुल यही बात। वेब 1 में क्या था कि उसमें यूजर का इंटरेक्शन था ही नहीं। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी जिनको नहीं पता यूजर इंटरेक्शन क्या होता है। यूजर इंटरेक्शन जो आप फेसबुक पे जाके कमेंट करते हो, जो फेसबुक पे जाके लाइक का बटन दबाते हो या रिएक्शन देते हो, अपना एक इनपुट देते हो वहां पर, इसको कहते हैं यूजर इंटरेक्शन। के वेब 1 की जो वेबसाइट्स थी, वहां पर आप यूजर कोई भी इनपुट नहीं दे सकता था। कि मैंने जो कंटेंट, मैं मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है, मैंने कंटेंट बना के रख दिया है, अब उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। आप वहां पर कमेंट नहीं दे सकते हो, जैसे कि फेसबुक के अंदर सोशल मीडिया ना, वहां पर आप उसके बारे में कुछ बोल भी सकते हो, उसके बारे में रिएक्शन दे सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। वो तो वेब 1 के भी आप डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो, बहरहाल वो बात नहीं है। पर फर्क यही है कि आप उसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकते। इंटरेक्शन सेंस के आप उसके अंदर जो है यूजर का कोई इनपुट नहीं दे सकते हो। अगर कोई भी पूछे ना, तो ये वैलिड आंसर होगा कि आप उसमें इनपुट नहीं दे सकते हो आप। ठीक है, आप अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ भी नहीं ले सकते हो। तो पर वेब 2 ने क्या किया, वेब 2 जो है वो उसमें आप अपना इनपुट दे सकते हो। उसके अंदर आप जो है जैसे कि फेसबुक पे आप कमेंट डालते हो, तो क्या है, आपका इनपुट है। आपकी तरफ, एक यूजर की तरफ से एक वेबसाइट ओनर को कोई कमेंट जा रहा है। ठीक है, आप फेसबुक पे पोस्ट बनाते हो, लाइव जाते हो, ये सारी चीजें, अपनी पिक्चर को अपलोड करते हो। तो वेबसाइट तो आपकी नहीं है ना फेसबुक को, फेसबुक आपकी वेबसाइट थोड़ी है। वो तो भाई मार्क जकरबर्ग की है, जिसको हम जिंगर बर्गर भी बोलते हैं मार्क जिंगर बर्गर, उसकी वेबसाइट है। पर आप उसके साथ कैसे खेल रहे हो? दिस इज द पावर ऑफ वेब 2।
ठीक है, उसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हो, अपना कोई इनपुट दे सकते हो। अब इसके बाद बारी आई वेब 3 की। वेब 3 को कहा जाने लगा सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक का क्या मतलब है? सिमेंटिक का कोई मतलब बता सकता है? व्हाट डज मीन बाय सिमेंटिक्स? सिमेंटिक्स क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा? सिमेंटिक जी, ये देखिए यहाँ पर भी आ गया सिमेंटिक वेब डायग्राम। ये वेब 3 के बारे में बात चल रही है। मैं तो बताऊंगा ही, पर आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ जी। सिमेंटिक वेब क्या होता है? सिमेंटिक का कोई मतलब आपको पता हो? चलो यार मैं ये बता देता हूँ, आप लोग पता नहीं स्वयं में पता नहीं क्या। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग देना। ठीक हो गया। अभी आप गूगल पे कोई भी सर्च करते हो तो आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है, ठीक है, क्यों? सीधी बात है। पर आप वही काम अगर आप चैट जीपीटी को बोलते तो आपको धड़ाम से वही चीज आपको ला के दे देता है। सो दिस इज सेमेंटिक। ठीक है, आपको डेटा आपके मतलब का मिल रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखना इसका मतलब यही बताएगा। सिमेंटिक वेब, ये इमेजेस खुल गई। मतलब आप जो सर्च कर रहे हो आपको उसी के रिलेटेड ही डेटा मिले। दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक वेब। A proposed development of World Wide Web in which data in web pages is structured and tagged in such a way that it can be read directly by computers। मतलब computers को read कर पाए। मतलब ये थोड़ी सही वाली जो एग्जांपल नहीं दी है। A short description of semantic web, the vision of its founder Tim Berners-Lee as well as क्या लिखा हुआ है, छोड़ो। मैं आपके लिए कोई अच्छी सी प्यारी सी वेबसाइट ढूंढता हूँ जहां पर आपको इजीली समझ आ जाए। The semantic web is the vision of linking data across web pages, application files. Some people consider it the part of natural evolution of the web, in which Web 1.0 linked web pages, Web 2.0 about linked apps, and Web 3.0 is about linked data. It was actually part of computer scientists. ये भी टिम बर्नर्स-ली की इजाद है। पर यही मतलब है कि मतलब यार सिमेंटिक का जो मीनिंग दे सके आपको, जैसे कि आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हो तो वो सिमेंटिक डेटा आपको लाके देता है। ठीक है, इसका यही मतलब है, सिंपल। यहाँ आपको गूगल पे देखो ना, इसलिए इसको कहा जाता है भाई ये वेब 2 जो है वो सिमेंटिक नहीं है वेब 3 सिमेंटिक है। ठीक है, वेब 3 की दुनिया में हम आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है वहां पर आ रहे हैं, इवॉल्व हो रही है। ठीक हो गया। सिमेंटिक का वैसे मतलब अगर आप देखना चाहो तो वो मीनिंगफुल के बारे में बताता है। ये देखा, रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक। देखा, मैं बात कर रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ, जहां से आपको मीनिंग मिले, सिंपल। ठीक हो गया, समझ में आ रही बात है आप लोगों को? वेब 1, वेब 2, वेब 3। वेब 1 और वेब 2 के बारे में तो डिफरेंस आपको पता ही है। ठीक है, वो बता देता। वेब 3 में ब्लॉकचेन आ जाती है, जहाँ पर डेटा डिसेंट्रलाइज होता है और मीनिंग दे आपको डेटा। ठीक है, तो ये फर्क है। वेब 2 जैसे कि गूगल का मैंने आपको बताया, आपको सही तरीके से वो आपको डेटा जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलता है, सिंपल। और चैट जीपीटी से आपको मिल जाता है जो भी लिखते हो। इसके बाद ये बात कर रहा है हाइपर लिंक्स, हाइपर लिंक नहीं सॉरी, इसके बाद ये बात कर रहा है वेब ब्राउजर्स के बारे में। तो वेब ब्राउजर्स तो आपको पता है जो आप यूज कर रहे हो, गूगल हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया। इसके अलावा और तरीके के ब्रेव ब्राउजर हो गया। ठीक है, मल्टीपल ब्राउजर्स हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वेब ब्राउजर क्या है, क्लाइंट से ही है। क्लाइंट, क्लाइंट वो आपके लिए, मतलब आप ही वो क्लाइंट है जो उस वेब ब्राउजर को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए वेब ब्राउजर को भी क्लाइंट कहा जाता है, जो कि रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि यार मुझे पर्टिकुलर डेटा दो जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसमें फीचर्स जो आप बुकमार्क कर सकते हो, उसके अंदर आप वेबसाइट्स को जो है सेव कर सकते हो अपने पास। मल्टीपल जो फीचर्स होते हैं वेब ब्राउजर्स के। इसके बाद यूआरएल हमने देख लिया था, अंडरस्टैंडिंग यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। कि आपके ये जो अब रिसोर्स आपको चाहिए होता है, जैसे गूगल का पेज चाहिए तो मैं google.com लिखूंगा तो वो मुझे वो लाके दे देगा। वेब पेजेस वर्सेस वेबसाइट, अब ये इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है? अगर आपको यहाँ तक बातें आज समझ में आ चुकी हैं तो आप इसके बारे में डिफरेंस बता सकते हो। वेब पेजेस वर्सेस वेबसाइट्स जी।
वेब पेज वेब और वेबसाइट। जी सर वेब पेज जो होता है वो एक ही होता है, और वेबसाइट जो होता है वो तमाम जो वेब पेजेस होते हैं उसको मिला के एक वेबसाइट बनती है। तमाम वेब पेजेस का, दुनिया के सारे वेब पेजेस का? नो सर, मतलब वेब पेज होता है वो एक ही होता है, जो कुछ बिल्कुल, वेब पेजेस को मिला के बनाए वो वेबसाइट होती है। कुछ वेब पेजेस नहीं, रिलेटेड वेब पेजेस जो उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये ऐसे बोला करें, मतलब ऐसे बोला करें। ओके। तो वेबसाइट्स और वेब पेज में क्या फर्क है? वेब पेज सिंपल एक पेज ही होता है, जैसे कि ये पेज है। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन होता है रिलेटेड वेब पेजेस का, रिलेटेड वेब पेजेस। मतलब यहाँ पर मैं अगर सर्च करता हूँ Web2, तो ये एक अलग वेब पेज खुल गया है, पर ये किसका पार्ट है? google.com वेबसाइट का पार्ट है। सिंपल, इसका मतलब यही है। इसके बाद आता है वेब ऐप और वर्सेस वेबसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू का सवाल है। जी, कौन बताएगा वेब ऐप और वेबसाइट में क्या फर्क है? काफी लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं कि यार ये दोनों सेम चीज है। जी, कौन बताएगा वेब ऐप और वेबसाइट में क्या फर्क है? चलो मैं ही बता देता हूँ। वेब ऐप जो होती है, जैसे कि हमने Web2 में बोला था कि उसके अंदर आप इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यूजर की इंटरेक्शन होती है, जैसे कि आप लाइक बटन पे क्लिक कर रहे हो। ठीक है, आप लाइक बटन पे क्लिक कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, अपनी पोस्ट डाल रहे हो। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक वेबसाइट नहीं है, वेब ऐप है। ठीक है, हम बोल रहे थे कि फेसबुक की वेबसाइट खोल के दो, फेसबुक का यूट्यूब की वेबसाइट खोल के दो, वो वेबसाइट्स नहीं है, वो वेब एप्लीकेशंस कहलाती है, उनको वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, और वेबसाइट क्या है? जैसे कि विकीपीडिया हो गई, विकीपीडिया आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो, सीधी बात है। तो इसलिए इसको वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, और फेसबुक को, यूट्यूब को, जो ऐसी वेबसाइट जहां पर अपना यूजर का इनपुट, मतलब Web1 की जो जो सारी चीजें हैं वो वेबसाइट्स हैं, पर जो Web2 में बनी वो सारी वेब एप्स हैं। सारी तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट वेब एप्स ही बनी, क्योंकि इंटरेक्शन आप कर सकते हो, अपने आप यूजर अपना इनपुट दे सकता है। ठीक है, क्लियर है ये वेब ऐप या वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। यस। ठीक है, हाइपरलिंक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। हाइपरलिंक्स क्या होती है? ये नेविगेट करने में मदद में, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने में। जैसे कि ये एक पेज है, इस पे एक लिंक है, इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे दूसरा पेज मिल जाएगा, ये पेज खुल गया। अब इस पे कोई लिंक होगी, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसके पेज पे लेके जाएगा। इस पे कोई लिंक होगी, तो ये क्या है? या हाइपरलिंक्स का कमाल है, जो मैं इसकी पूरी राम कहानी आपको पीछे बता चुका हूँ। इसके बाद ये बता रहा है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेन चीज है हमारी, HTML, हमारी प्यारी लैंग्वेज। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग है, हमारा एक ढांचा होता है ना, जिसके ऊपर एक गोश्त का लोथड़ा लगा हुआ है। ठीक है, आंखें लगी हुई है, तो ढांचे के ऊपर लगी हुई है। उसी तरह ये ढांचा है हमारा, HTML वेबसाइट्स का एक ढांचा होता है, पूरा एक ढांचा, एक खाका तैयार करके आपको दे देता है। फिर इस पे रंग रोगन कौन करता है? उसकी खूबसूरती, मेकअप शेकअप कौन करता है? वो करता है CSS। CSS क्या करता है? ये हमारी वेबसाइट पे मेकअप, जैसे आप लोग मेकअप कराने जाती है लेडीज, उसी तरह CSS जो है वो वेबसाइट्स का, आप समझे, मेकअप मेकअप रूम है। तो वेबसाइट का वहाँ मेकअप होता है। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के बारे में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो टाइम लर्निंग का वो जावास्क्रिप्ट पे जाएगा। क्योंकि हमारा हमारा जो स्टेक है, फुल स्टेक वेब डेवलपमेंट का जो पूरा स्टेक है, वो डिपेंड ही करता है जावास्क्रिप्ट पे। तो सारी जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजीज है वहाँ पर। आप रिएक्ट उठा के देख लो, आप जो है एक्सप्रेस उठा के देख लो, Node.js उठा के देख लो, ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, पर जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप इंटरेक्शन की बात में इंटरेक्शन इंटरेक्शन कर रहा हूँ, वो कौन करके देता है? वो करता है जावास्क्रिप्ट। वेबसाइट का दिमाग, वेब का दिमाग कौन है? वो जावास्क्रिप्ट है। आप जो शेयर के बटन, सॉरी, कमेंट करते हो, तो कमेंट वहां पर आता है कैसे? वो कमाल है जावास्क्रिप्ट का। डायनेमिज्म लाइव के देता है आपको। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो जैसा है तैसा है। जैसे विकिपीडिया में अगर मैं जाऊं, जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ जो डेटा है वो वही है, वो चेंज नहीं होने वाला। यहाँ जो डेटा है, कितना भी रिफ्रेश करूं, कितना भी इसको रिफ्रेश मारूं, तो आप देखोगे वही सेम डेटा, वही सेम डेटा। पर आप फेसबुक देखोगे या यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, यूट्यूब क्या है? वेब ऐप है।
youtube.com पे जाता हूँ, youtube.com पे गया। अब देखिएगा मजा। अब ये देखिए ये वो क्या वीडियो आ रही है यहाँ पर, पहली पहली इमरान खान की। अब इसको रिफ्रेश मारूंगा तो देखना, जैसे ही रिफ्रेश मारा ये देखो चेंज हो गई। चेंज नहीं हुई, एक मिनट, चेंज नहीं हुई, चेंज हो जाती है ये देखिए तेरे वास्ते आ गया। ये कौन कर रहा है? ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है भाई, ये जावास्क्रिप्ट का कमाल है। दिस इज कॉल्ड डायनेमिज्म। डायनेमिज्म का क्या मतलब होता है? जो चेंज हो वक्त के साथ। देखें हर हिट पे, हर इंटर पे मुझे अलग वीडियो मिल रही है। ये देखिए कभी कभार सेम भी आ जाती है, ठीक है। ये देखिए बेबी बाजी पता नहीं क्या आ गया। ये देखो तेरे इश्क के नाम, मतलब हर हिट पे ये डेटा चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिज्म। स्टैटिक का मैंने बता दिया कि भाई जो डेटा है वैसा ही है, चेंज ही नहीं हो रहा। सो ये फर्क था डायनेमिज्म और स्टैटिक में, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं था, पर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया इसमें, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट का कमाल, तो जावास्क्रिप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में दो चीजें मेन आती है, वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो जो यूआई पे काम करता है, यूजर इंटरफेस पे काम करता है, जैसे कि ये हमारी यूट्यूब की वेबसाइट है, ये हमारी दिखने में कैसी है, ये जो आपको साइन दिख रहा है ये यहाँ पर कैसे आया, यूट्यूब का लोगो यहाँ पर कैसे आया, ये चश्मा यहाँ पर कैसे आया जिसको हम सर्च आइकन बोल रहे होते हैं, ये माइक्रोफोन का साइन यहाँ पर कैसे आया, ये बटन यहाँ पर कैसे लगा, बटन का साइज कैसे इसको डिफाइन हुआ, ये थंबनेल यहाँ पर कैसे आई। तो ये कौन करता है? ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। और बैक एंड डेवलपर का काम क्या होता है? जो डेटा हमारा सर्वर पे स्टोर कराने में मदद करता है। ये डेटा कहाँ स्टोर है? यूट्यूब के सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे। यूट्यूब किसकी? गूगल की है। तो गूगल के सर्वर पे ही सारा डेटा स्टोर है, तो उसको स्टोर करने में जो मदद करता है वो बैक एंड डेवलपर करता है, ठीक है। बैक एंड डेवलपर क्या करता है? ये डेटा जो है वो इसको सर्वर पे स्टोर कराने में, इसको रखने में मदद करता है, इसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। और फ्रंट एंड डेवलपर वहीं से डेटा उठा के यूआई पे, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, ये यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको, हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं। वेबसाइट का जो यूआई हमें दिख रहा होता है, जो हमारा बिल्कुल हमें सामने दिख रहा होता है, जैसे यूट्यूब है, ये हमें दिख रहा है कि ये यूट्यूब का लोगो है, तो ये सारा यूआई का पार्ट है। ठीक हो गया? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही सारी चीजें? यस सर। यस सर। या किसी के ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा? अगर जा रहा हो तो मुझे रोक देना कि भैया ऊपर ऊपर से जा रहा है, इसको दोबारा रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर। ठीक हो गया? उसके बाद आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है वो फुल स्टैक है, जिसमें हम ये दोनों चीजें सीखेंगे, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। मतलब फ्रंट एंड ये वेबसाइट का लुक कैसे बना हुआ है और ये डेटा कैसे सेव हो रहा है सर्वर पे, वो सीखेंगे। इसके बाद वेब होस्टिंग, हाउ वेबसाइट्स आर होस्टेड एंड सर्व्ड ऑन द इंटरनेट। के वेबसाइट जो है वो, ये यूट्यूब की वेबसाइट गूगल के सर्वर पे पड़ी कैसे है, इसको कहते हैं होस्ट। गूगल का सर्वर क्या है? एक होस्ट है, ठीक है। गूगल के सर्वर को हम होस्ट भी कहते हैं, या किसी भी सर्वर को हम होस्ट भी कहते हैं। होस्ट इसलिए कहते हैं, वो अपने ऊपर इन चीजों को रखता है, ठीक है, उनको ठहराता है। तो ये वेब पेजेस कहाँ स्टोर होते हैं? वेब होस्टिंग पे। और गूगल के सर्वर क्या है वो आप समझे, एक वेब होस्ट ही है, वहां पर ये सारी चीजें स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये वेब होस्टिंग है। ये वेबसाइट पे जो है वो डेटा आया कहाँ से, कैसे आया, तो ये वेब होस्टिंग का कमाल है। इसके बाद वेब स्टैंडर्ड्स, W3C कंसोर्शियम, ये भी टिम बर्नर्स-ली ने ही बनाई थी, ठीक है, ताकि जो है एक स्टैंडर्ड बना रहे। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि ब्राउजर्स जो है अपनी मनमानी करके अपने हिसाब से वेबसाइट्स को शो ना करें। शो ना करे इन सेंस के यार फिर तो डेवलपर पागल हो जाएगा, उसको हर हर ब्राउजर के लिए अलग अलग वेबसाइट्स को डिजाइन करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड सेम नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हर ब्राउजर के लिए वेबसाइट को अलग तरीके से डिफाइन करना होगा, डिजाइन करना होगा, क्योंकि हर ब्राउजर की अपनी डिमांड है, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड को फॉलो होना लाजमी है कि एक ही स्टैंडर्ड हो, सारे सारे जो वेब ब्राउजर वाले हैं वो उसी को फॉलो करें, ताकि डेवलपर्स को कोई भी तकलीफ ना हो। हम जैसे डेवलपर्स यार, हम जो वेबसाइट्स को बना रहे हैं, उनको तकलीफ ना हो यार कि इस ब्राउजर के लिए मुझे यार वेबसाइट को ऐसे बनाना है, इस ब्राउजर के लिए मुझे अगर 10 वेब ब्राउजर तो 10 अलग तरीके से मुझे वेबसाइट बनानी पड़ती, ठीक है। तो वेब स्टैंडर्ड्स का होना लाजमी है। तो ये कौन इंश्योर करता है? वो ये W3C, ये द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम,
ये हमें जो कि कंफर्म करता है इन चीजों को। इसके बाद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हम पढ़ चुके हैं। द फाउंडेशन ऑफ वेब कम्युनिकेशन, ये प्रोटोकॉल है जो हमें कम्युनिकेट करने में मदद करता है किसके बीच में, ब्राउजर और सर्वर, मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच। ठीक है, तो आज हम यही तक रखते हैं, आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। अभी जाइएगा मत, मैं अभी आप लोगों को जो है फॉर्म सेंड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लो। सर ये वेब 1 चाहे वेब 2 वेब 3 का अगर थोड़ा orally बता दें। जी, वेब 1 क्या है, वो स्टैटिक कंटेंट आपको शो करते रहेगी। स्टैटिक कंटेंट से मतलब कि डेटा जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जैसे मैंने आपको समझाया था उसमें वेबसाइट के थ्रू। विकिपीडिया जैसे है, वहां पर जो डेटा लिखा हुआ है उसके साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो। आप वहां पर विकिपीडिया पे कमेंट डाल सकते हो या उसको लाइक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो नो सर। इसलिए इसको कहा जाता है कि वो एक स्टैटिक वेबसाइट है। और फेसबुक जो है वो डायनेमिक है, उसको वेब 2 की वेबसाइट कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर डायनेमिज्म आ चुका है। डायनेमिज्म का मतलब ये है कि आप उसके अंदर जो है अपना इनपुट दे सकते हो। आप कमेंट डाल रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, पोस्ट क्या है, आपका इनपुट है ना, आप अपने तरफ से डेटा दे रहे हो। पर वेबसाइट आपकी नहीं, वेबसाइट किसकी है, वो आप से कर, इसलिए उसको वेब 2 कहा जाता है। और वेब 3 मतलब जो सिमेंटिक वेब को कहते हैं, जो मतलब दिया आपको। जी, और कोई सवाल? ओके सर। और किसी का कोई सवाल? आज हमने तकरीबन 15 टॉपिक्स पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कल भी जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उस पे हम बाकी के जो है वो देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर ऐसे कौन लोग हैं जो हमारी क्लास का हिस्सा नहीं है, हमारी कोर्स का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो अपने हैंड रेज कर लें। अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप रजिस्टर करें। आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। आप जो है वेब डेवलपर होके निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। अभी जाइएगा मत, मैं जो है अ, आपको भेजता हूँ जो हमारा क्या नाम था उसका, अटेंडेंस फॉर्म। अटेंडेंस फॉर्म में आपको भेज दूंगा, ये देखिएगा। सर हमारा ये चैट जो है ऑप्शन ये इनेबल कर देना, जैसे एक बार चैट का आपने किया ऑप्शन था। नहीं यार, इसमें असल में ऑप्शन है नहीं। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है। इस मीट में थोड़ा अलग सिस्टम है, गूगल मीट पे ना। तो एक मिनट, बस मैं ये फॉर्म भरा लूँ फिर इस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक काम करें, यहाँ पर चैट का ऑप्शन नहीं, आपको देखिएगा नहीं, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें यार कि यार ये सर मुझे अटेंडेंस का लिंक दे दे, तो मैं वहाँ आपको दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास चैट का ऑप्शन आपके पास शो नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐड नहीं हो। ये गूगल मीट पे मतलब डायरेक्टली आप चैट पे इंटर नहीं हो सकते हो। तो मुझे एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर अटेंडेंस का लिंक दे दे, तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग को जो है, जी हसन, आपको कोई सवाल है?